हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। और अब फाइनली हम लोग जो है एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी का देखने के बाद हमारी 10th की एनसीईआरटी की बुक में हम लोग एक चैप्टर फिजिक्स का ले रहे हैं। तो हमने बायोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के पढ़ा है, हमने जो है उसके अलावा केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अब हमारी बारी है सबसे जो डिफ़िकल्ट पोर्शन लगता है ना, हमें सबसे डिफ़िकल्ट एक्चुअल में जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, जो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं सोच पाते, जिनको थोड़ा सा क्रिएटिव ज़्यादा होता है, उनको फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है क्योंकि यहाँ लॉजिक्स होते हैं और स्पेशली गर्ल्स को शायद डर लगता है फिजिक्स से। लेकिन आई विल इंश्योर कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और इसको अपन जितना आसान कर सकते हैं ना उतना आसान करने की कोशिश करेंगे। मतलब डे टू डे लाइफ में ही हमारे क्या हो रहा है उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी नाम है उसका हमारी बुक में। साथ ही साथ में चैप्टर नंबर जो 13 है ना वो इससे रिलेटेड है। तो चैप्टर 12 के बाद बेहतर तो ये होगा कि हम चैप्टर 13 भी पढ़ लें, और नहीं तो यूं होगा कि जब हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे तो उस वक्त आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर 12 के भी थोड़े बहुत कंसेप्ट जो हैं आप अपने मन में ध्यान रखो और फिर अच्छे से हमें वो चैप्टर समझ में आएगा। तो आ जाओ शुरू करते हैं। इसके बाद में सबसे पहले हम देख रहे हैं चैप्टर फ्लो क्या है, मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं पूरे चैप्टर का फ्लो आपको एक बार में नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ इनिशियली स्टार्टिंग में जो हम टॉपिक्स लेने वाले हैं पहले वो, क्योंकि टर्म्स आपके लिए नई है, टर्मिनोलॉजी आपने अब तक इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ा होगा पुरानी प्रीवियस क्लासेस में। तो आ जाओ देखें फिर। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है करंट के बारे में। देखो एक चीज जनरल सुनो, करंट इज ए जनरल टर्म। मतलब क्या है कि करंट कुछ भी अगर बहता है ना तो उसको हम करंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं गंगा नदी में एक बार नहाने गया था, हम लोग नहा रहे थे वेस्ट बंगाल में, कोलकाता से भी वो गंगा नदी गुजरती है। तो वहीं पर एक एरिया में था मैं, नवद्वीप नाम से, तो वहाँ पे गंगा नदी का एक ब्रांच जाती है। तो वहाँ नहा रहे थे हम लोग, तो वो नदी बहुत चौड़ी थी। मतलब यू वोंट बिलीव कि गंगा नदी जहाँ पर हम थे उसका जो विड्थ थी यहाँ से वो वाला बैंक, मतलब दोनों जो रिवर बैंक्स थे उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 1/2 किलोमीटर से भी ज्यादा था। दैट वाज अराउंड 700-800 मीटर्स, इतनी चौड़ी थी। तो उसमें जो बीच वाला पोर्शन होता है ना वो ज्यादा गहरा होता है, ये भी आपको पता होगा। तो बीच वाले पोर्शन में से जो पानी फ्लो करता है ना वो बहुत तेज फ्लो करता है। तो हम जहाँ नहा रहे थे वहां पे ऐसे पिलर्स लगा रखे थे और बोल रखा था कि इन पिलर्स को क्रॉस मत करना, क्योंकि बीच में जो है पानी का जो करंट है वो बहुत ज्यादा तेज है। मैं सोच रहा ये करंट कहाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लगता है क्या? कर नहीं, फ्लो करके अगर वो जा रही है ना, पानी जो फ्लो करके जा रहा है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं करंट ऑफ वाटर। सिमिलरली हवा का भी अगर हमारे पास में फ्लो करके जा रहा है तो हम कह सकते हैं करंट ऑफ एयर। तो एयर जो फ्लो कर रही है, जो विंड फ्लो कर रही है, तो उसका भी क्या है हमारे पास में करंट है। तो करंट इज अ जनरल टर्म, लेकिन हम यहां पर कौन से करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए ये पूरा वर्ड साथ में बोलना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे सर्किट के बारे में। सर्किट मुन्ना भाई लगे रहो, एमबीबीएस वाला नहीं, जहां अरशद वारसी ने सर्किट का रोल किया था वो वाला सर्किट नहीं, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। हम लोग सर्किट समझेंगे कि ना हमारे घर में लाइटनिंग कैसे हो रखी है। आपके मन में तो क्वेश्चन होता ही होगा ना कि यार इधर बटन जलाते हैं ऊपर लाइट जल जाती है, कैसे तार वार जोड़ रखे इन्होंने, मतलब बढ़िया एकदम काम कर रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बुक में है आपको वो तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन पैरेलली ये चीज भी अगर पॉसिबल होगी आपको समझाना तो डेफिनेटली विल गेट यू थ्रू। एक एक चीज मैं आपको खोल करके दिखाने की कोशिश करूंगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह कैसे सर्किट्स काम करते हैं। 12th और 13 चैप्टर में कंबाइन दिया हुआ है ये हमें, तो दोनों चैप्टर्स खत्म होते होते आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारे घरों में ये कनेक्शंस जो हैं कैसे बने हुए होते हैं। फिर इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक बिल्कुल नई टर्म है आपके लिए, आपने हो सकता है आज तक इसको सुना ही नहीं हो। इसके बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं, धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको लेक्चर में। फिर हमें एक ओम्स लॉ समझना है। आप ये मान करके चलो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो और अगर आपको ओम्स लॉ नहीं आता तो लोग ना बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हो, ओम्स लॉ नहीं आता, क्या बात कर रहे हो। मतलब 10th के स्टूडेंट ओम्स लॉ, अपने यहाँ तो ऐसा चलता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस दरअसल ओम्स लॉ से ही रिलेटेड है, ओम्स लॉ से ही रेजिस्टेंस के बारे में जानने को मिलता है। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी भी जो है वो भी रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है। तो अभी तक मैं आपको केवल इतना ही चैप्टर फ्लो बता रहा हूँ। इसके बाद में कुछ एक टॉपिक्स और हैं जो इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड है,
वो जब हम फिर इतने टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो मैं आपको फिर से उनके बारे में बता दूंगा। तो आ जाओ शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पढ़ना है सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको अपना टॉपिक दिखाया था। लेकिन द थिंग इज कि टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब हमारा चैप्टर शुरू तो इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है, लेकिन हमें पहले इलेक्ट्रिक करंट नहीं समझना, हमें पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा कि ये चार्ज क्या भला है। चार्ज को समझ जाएंगे तो करंट भी हमें समझ में आ जाएगी। तो देखो क्या है, चार्ज के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, मैं लिख देता हूं कहीं पर। और चार्ज भी कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये साथ में बोलना थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए, इन टर्म्स को मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। चार्ज क्या है, इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इज द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हर एक एटम जो है ना, हमारी बॉडी हो, ये कैमरा हो, ये एसी हो, ये आपका फोन हो, या आपका लैपटॉप हो, या आपका पेंसिल है, या पेन है, या इरेजर है, या स्केल है, या मछली है, या बतख है, या गाय है, या भैंस है, या रॉकेट है, एलॉन मस्क है, या ओबामा है, या मोदी है, या कोई भी है, एवरीथिंग, बी इट लिविंग और नॉन लिविंग, कुछ भी हो ना, वो एटम से मिलकर के बना है। और उस एटम में भी देयर आर सम फंडामेंटल पार्टिकल्स और द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसके अलावा और भी होते हैं, मिसॉन्स, पाई मिसॉन्स, दिस एंड दैट, बट हमें अभी तक चलो क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। सब कुछ इनसे बना हुआ है। तो कह रहे हैं ये है ना उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन दैट चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। और इस मैटर में भी देखो यहां पर हम बताएंगे आगे, यहां पर इट इज कैरीड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बता रहे हैं हम लोग यहां पर कि मैटर में भी क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, that governs how the particles are affected by an electric or magnetic field। ये हम फ्यूचर में समझेंगे थोड़ा बहुत कि क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी के कारण दो तरह के फील्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक, और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब भी आप केवल इतना समझो कि कोई चार्ज है ना, अगर यहां पर मान लो मुट्ठी भर मेरे पास में प्रोटॉन्स है, तो इनके चारों तरफ है ना एक फोर्स लगने वाला फील्ड बन जाता है। अगर इसमें आप कोई सा भी प्लस चार्ज लाओगे इसके पास में तो ये उसको दूर फेंक देगा, उस पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा। और सिमिलरली अगर आप कोई माइनस चार्ज लाते हो तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ। समझ में आई आपको वाली बात? तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबक के पास में लोहे की कोई चीज लाते तो ठक आकर के चिपक जाती है, दूसरा चुंबक का अलग पोल लाते हैं तो चिपकता है, सेम पोल अगर लाते हैं तो वो रिपेल होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये भी एक चार्ज से गवर्न होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उससे मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये उन एलिमेंट्री पार्टिकल से ही गवर्न होती हैं। और वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर होता है। तो ये बात आई समझ में अपने को। फिर इसके बाद अगर अपन देखें सिंपल में, तो चार्ज को नापने के लिए हमारे पास में एसआई यूनिट कौन सी है, तो एसआई यूनिट है कूलम्ब। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहां हो सकता है, सर ये एसआई यूनिट क्या वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय एसआई? तो देखो कुछ नहीं है, मतलब आप ये हो सकता है ना कि लंबाई को आप तो मीटर में नाप रहे हो, वो पड़ोसी जो है वो सेंटीमीटर में नाप रहा है, बांग्लादेश वाला एंगस्ट्रॉम में नाप रहा है, या कोई मान लो पाकिस्तान में बैठे हैं तो वो तो फिर किलोमीटर में नाप रहे हैं, या पता चला अमेरिका वाले तो कह रहे हैं हम तो भैया मीटर में नापेंगे। तो अलग अलग चल रहा है, लेंथ है लेंथ, लेकिन फिर कम्युनिकेशन में एरर हो रहा है। हम लोग फिट में नाप रहे हैं, कोई किसी और में नाप रहा है, कोई किसी और में, प्रॉब्लम है। तो बोला एक स्टैंडर्ड फिक्स करो आप। एसआई का मतलब भी आप ये याद रखो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसको है ना सिस्टम इंटरनेशनल, या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहते हैं इसको अपन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, ऐसा कुछ करके पूरा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। तो वो बोलता है कि एक यूनिट फिक्स करो जिसमें हम पूरा वर्ल्ड वाइड जो है बात कर सकें। सिमिलरली जैसे उस एसआई यूनिट में लेंथ के लिए मीटर है हमारे पास में, वेट के लिए किलोग्राम है हमारे पास में, टाइम के लिए सेकंड है हमारे पास में, तो वैसे ये जो चार्ज है इसको भी तो नापना पड़ेगा ना
जैसे अपन बोलते हैं यार 5 किलो शक्कर, अब बोलेंगे 5 शक्कर तो क्या मतलब 5 दाने शक्कर के, वो मतलब नहीं निकलता। तो सिमिलरली ऐसा ही जो यूनिट है चार्ज के लिए भी, बोला एक बाल्टी भर के चार्ज मान लो सपोज, तो उस बाल्टी को चार्ज को बोल दिया हमने 1 कूलाम। बहुत सारे चार्ज है, उनको एक साथ जब रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 कूलाम। जैसे 1 डजन का मतलब क्या होता है 12। इस तरह से हमने एक यूनिट फिक्स कर दी और यूनिट का नाम क्या है कूलाम। इतना आपको समझ में आना चाहिए अपना आगे का टॉपिक समझने के लिए। अब ध्यान सुनना, अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो आगे बढ़ने से पहले ना अपन थोड़ी बातचीत करने वाले हैं, मजा करने वाले हैं थोड़े से। सुनना, इलेक्ट्रिक करंट का जो हिस्ट्री है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है यार। जो ये लोग थे ना इधर अपना पहले इजिप्ट में जो रहते थे, आज से मतलब अगर हम ना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या हमारे पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है, फिर उसके बाद में चाइना में भी एक सिविलाइजेशन थी अलग अलग, ऐसे खूब सारी थी। तो जो इजिप्ट वाली सिविलाइजेशन है ना, आप देखोगे ना साउथ अफ्रीका का जो हमारे पास में कॉन्टिनेंट है, तो उसमें आप देखोगे कि वो इजिप्ट का पूरा रीजन है और वहाँ पे पूरा रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ पर है ना एक रिवर बहती है जिसको नील रिवर कहते हैं, और दुनिया की अमेजोन और नील जो है सबसे बड़ी रिवर्स में, फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है। तो जो नील रिवर है उसके आसपास में आपने देखा होगा ना वो द मम्मी वो पिरामिड्स बने हुए रहते हैं, तो उस जगह की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो वो लोग क्या करते थे, उस रिवर में कैटफिश होती है, एक स्पेशल कोई फिश है, कैटफिश है, वो क्या करती है ना करंट देती है, तो उसको वो लोग बोलते थे एंग्री कैटफिश ऑफ द सी या ऑफ द नील। तो वो लोग उस कैटफिश को करंट देती थी और वो 300 वोल्ट तक का भी बहुत पावरफुल करंट दे सकती है। तो उधर क्या होता था, लोगों को है ना बीमारियां होती थी, पुराने जमाने में भी आर्थराइटिस होता था, या ना दिमाग की कोई सर में दर्द की कोई बीमारी होती थी। तो उस वक्त तो एलोपैथी वगैरह था नहीं कि ऑपरेशन कर दो या एमआरआई कर दो, सिटी स्कैन कर दो, तो वो लोग अलग अलग तरीके लगाते थे। तो एक जगह ये भी जानने को मिलता है कि वहाँ पे ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए उस वक्त के जो डॉक्टर जो रहते थे वो क्या करते थे, कहते थे वो ना कैटफिश को लाओ नील रिवर में से और फिर उससे करंट दिलवाते थे, बूम। समझ रहे हो इस बात को? तो अब मुझे ये नहीं पता कि उनका सरदर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल शॉक से अवेयर थे। शॉक क्या होता है? कैपेसिटर का जो इन्वेंशन है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो आपको 11th-12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड होता है। तो वो भी एंशिएंट टाइम पे जाता है और उससे लोग जादू दिखाते थे। फिर उसके अलावा ये जो अपन है ना, जैसे रात को सोते हैं, रजाई में सोते हैं, तो काफी बार सर्दी में ऐसे चिंगारियां निकलती हैं उसमें से, तो वो मतलब अब क्यूरियोसिटी तो पुराने लोगों में भी थी कि ये क्या है, ये मतलब ये स्पार्क क्या, थंडरबोल्ट चमकता है आसमान में, है ना, बिजली खड़कती है। तो फिर वो भी लोगों के दिमाग में होता था कि यार यहाँ पर ये जो चिंगारी निकल रही है पत्थर को भिड़ने पर या वो कपड़े को आपस में रब करने पर, क्या ये और वो जो चिंगारी ऊपर आसमान में निकलती है सेम है? तो आप मानोगे नहीं, आपको हैरानी होगी जानकर के अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, बड़े कमाल के इंसान रहे। ही वाज वन ऑफ द फोरफादर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और द कंट्री, द होल स्टेट। फिर उसके अलावा आप मानोगे 1752 की बात है शायद, तो उन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट किया था, आप नेट पे सर्च करना, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने यही जानना चाहते थे कि वो जो चार्ज वहां आसमान में है, जो थंडरबोल्ट, क्या वो और जो हमारे यहाँ करंट होता है वो सेम है क्या? तो बोले उस करंट को, उस जो बिजली खड़क रही है ना, उसको स्टोर करके देखते हैं। बोले भाई साहब कैसे करोगे स्टोर? तो उन्होंने क्या किया था, पतंग उड़ाई थी। पतंग तो हम भी उड़ाते हैं, उन्होंने स्पेशल उड़ाई थी। तो उन्होंने पतंग उड़ाई थी और उसका जो तार था ना वो लोहे का या किसी कंडक्टर का रखा था ऐसा, जिसमें से करंट बह के आ सके। और वो कहते हैं उन्होंने टेस्ट किया था एंड ही प्रूव्ड कि हाँ भैया ऐसा हुआ था। कुछ एक डिबेट है कि उन्होंने किया था कि नहीं किया था, किसी और ने किया था, बट उनके नाम से एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कोई नई चीज नहीं है, हम काफी लंबे समय से उसको जानते हैं, लेकिन जिस तरह से हम आज इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है ना, पहले किसी हम लोग एज में नहीं रहे। फिर भले आप मिडाइवल इंडिया की बात कर लो, अकबर बीरबल बादशाह सलामत रहे, और ये लोग जो थे ना, मोमबत्तियां जला जला करके काम चलाते थे अपना। हम लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, बटन दबाता है ठक करके लाइट जल जाती है रूम में, बढ़िया एकदम। चलो तो उसी करंट के बारे में समझते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहली चीज क्या है, डेफिनेशन। हमसे एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक चार्ज बह करके जा रहा है, बह करके जा रहा है। तार ले लो, ये ले लो ना, मेरे पास ये माइक का तार है, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ तुम लोग को, ये रहा, ये तार है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बह के जा रहे हैं, या चार्ज अभी बोलो आप, चार्ज बह करके जा रहा है, वो प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा, तो वो इसमें से बह करके जा रहा है। सिंपल, क्लियर हुई आपको वाली बात? इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, ये तो अपने को क्लियर ही है।
एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर चार्ज बह करके जा रहा है तो चार्ज के बहने की जो रेट है, रेट, उसी को हम करंट बोलते हैं। आप बोलोगे सर रेट क्या चीज है? देखो यार रेट बहुत सिंपल है। रेट मतलब होता है एक। बोले भाई साहब केले क्या रेट दे रहे हो, क्या भाव दे रहे हो? क्या इसका मतलब हम क्या पूछ रहे होते हैं, सर 1 किलो केले कितने के दे रहे हो? 1 किलो। तो वैसे यहां पर कह रहे हैं कि भाई साहब कितना इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, या अगर हम कहें कि आवेश जो है ना वो कितने समय में बह रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो बोला 1 सेकंड में कितना आवेश जो है ना वो बह करके जा रहा है, वही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। समझ में आई आपको वाली बात? भाई रेट का मतलब जहां भी आया ना आप समझ जाना एक की बात हो रही होगी यहां पे। तो रेट वर्ड ये है यहां पर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है यहां पर, इफ अ नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। देखो चलो ये क्या कथा हो रही है, इसको अपन थोड़ा सा ड्राइंग बना करके समझते हैं। क्या है, जैसे मान लो अपने पास में कोई वायर है, इस वायर को मैं मोटा करके बना रहा हूं। जैसे यही वाला वायर था, मैंने आपको दिखाया था, इसमें क्या है, बहुत सारे चार्ज है इसमें। तो अभी ये वायर को हम लोग ऐसे ड्रॉ करके देख रहे हैं, इस तरह से। सही बात है? तो इस वायर में बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, इस वायर को अगर तुम इधर से देखो तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो एरिया हमें दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये है मार्कर मेरे पास में, स्टाइलर यहाँ पे, तो इसका ये टिप देख रहे हो आप लोग, तो ये सर्कुलर जैसा है। या अगर पीछे से मैं दिखाऊं तो ये ट्रायंगल जैसा है। सिमिलरली अगर कोई वायर लोगे तो वो सर्कुलर होगा, ऐसा सर्कल दिखेगा, तो उसका कुछ एरिया है। तो दिस इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अभी आप समझो, इफ अ नेट चार्ज Q चार्ज फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, ये नेट चार्ज Q है, ये इससे फ्लो कर रहा है चार्ज, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। इतने एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ऑफ कंडक्टर इन टाइम t टाइम में। अब वो टी टाइम कितना हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 200 सेकंड हो सकता है, 500 सेकंड हो सकता है, 600 सेकंड हो सकता है। तो इसमें से कितना सारा चार्ज वो फ्लो करके जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कि क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं जो करंट I है वो क्या है, Q डिवाइडेड बाय T। इसको थोड़ा सा समझना, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, इस एक पॉइंट से बहुत सारा चार्ज बह रहा है, बहुत सारा। हमें क्या देखना है, कितना चार्ज 1 सेकंड में इस एक पॉइंट से, इस एक क्रॉस सेक्शन के एरिया से बह करके जा रहा है। मान लो ये गेट है, मान लो इतना सा, इसमें से कितना चार्ज होकर के पास हो रहा है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यूनिट टाइम में। तो वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे किए, देखो हमने फॉर्मूला ही बना दिया। हमने कहा I = Q by T। अच्छा इसका मतलब क्या, रेट है ना, रेट जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T से डिवाइड देते हैं। मान लो हमें बोला 10 सेकंड में जो है कुछ एक इतना अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट जो है करंट का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम 10 सेकंड का डिवाइड दे देंगे ना Q, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना जो है Q चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट आंसर हो जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अभी हम थ्योरी से होकर के गुजर रहे हैं। अभी जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या, किस तरह से इसका क्या मतलब है। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी आपको क्या याद रखना है, I = Q by T एंड दिस इज द डेफिनेशन कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स इट। अभी ये याद रखो, आगे बढ़ रहे। आगे क्या दे रखा है हमें, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट अभी पीछे भी अपन ने देखी थी, क्या है, कूलाम है। अच्छा एक कूलाम का मतलब क्या है, एक कूलाम का क्या मतलब है, तो एक कूलाम का मतलब है लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स। कितने, लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 के आगे 18 जीरोस, कितने, 18 टाइम्स जीरोस लगा दो। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ आप रख दो कहीं पर, तो उस सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, ये एक कूलाम चार्ज बना रहे हैं। जैसे 12 अगर हम ऐसे रिमोट यहां पर रख दें तो हम कहेंगे ये 1 डजन रिमोट बना रहे हैं, 1 दर्जन रिमोट बना रहे हैं। सिमिलरली हम यहां पर कहेंगे जब आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर रख दोगे तो वो 1 कूलाम चार्ज बना रहे हैं। कैसे, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग डायरेक्शन कंसिडर करते हैं वो कौन सी होती है, प्लस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। मतलब समझना, अगर हम लोग ये वाला एक सेल अपने घर पे काम में ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लेते हैं अपन रिमोट में या अलग अलग खिलौनों में भी इसको काम में लेते हैं अपन, तो ये ऊपर वाला जो है ये पॉजिटिव होता है टर्मिनल और नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करती है, अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। मतलब डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं आगे, एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की वो है एम्पियर। अच्छा समझना क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल सी बात है। हम ना आलसी लोग हैं, बहुत ज्यादा आलसी लोग हैं हमेशा से। तो हमने कहा भैया इलेक्ट्रिक करंट जो आई है असल में वो क्या है, Q डिवाइडेड बाय T। बोले सर Q क्या होता है, बोले चार्ज होता है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, हमने कहा अरे वेरी सिंपल, कुलाम्ब। तो बोला कुलाम्ब और टाइम की यूनिट क्या है हमारे पास में, टाइम की एसआई यूनिट क्या है हमारे पास में, सेकंड। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर उस हिसाब से जो आई है करंट है उसकी यूनिट क्या हो गई, 1 कुलाम्ब पर सेकंड। इसको यही पढ़ोगे ना आप, 1 कुलाम्ब अपॉन 1 सेकंड को क्या पढ़ोगे, 1 कुलाम्ब पर सेकंड। तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया बढ़िया, तालियां तालियां, करंट की यूनिट 1 कुलाम्ब पर सेकंड, करंट की यूनिट 1 कुलाम्ब पर सेकंड। बोले सर अगर 1 कुलाम्ब पर सेकंड मेरे को 100 बार बोलना पड़े तो मेरा मुंह नहीं दुख जाएगा क्या, छोटा कर दो ना इसको। तो हम कहा यार चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप खुश रहो। ऐसे हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर। क्या नाम है, आंद्रे मैरी एम्पियर। तो इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था इस फील्ड में। तो हमने कहा यार इज्जत भी रह जाएगी थोड़ा सा साइंटिस्ट की। तो इन साइंटिस्ट को हमने इज्जत देने के लिए, उनको याद रखने के लिए, उनके काम को याद रखने के लिए हमने करंट की यूनिट उनके नाम पे रख दी। ऐसा हम आगे भी करेंगे। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन, बाबा न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो वैसे यहां पर किया हमने कहा कि 1 कुलाम अपॉन जो 1 सेकंड होता है मेरे दोस्त, इसको आप बोलो 1 एम्पियर, एम्पियर के नाम पे रख दिया। तो एक्चुअली 1 कुलाम पर सेकंड का मतलब है 1 एम्पियर। इतनी सी बात है। यहां देखो आप, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर। 1775 में इनका पैदा हुए थे। ये बड़े अंकल थे एकदम, बहुत मेहनत किया। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कुलाम्ब ऑफ चार्ज पर सेकंड। अच्छा इसका मतलब क्या है, आपसे एग्जाम में पता है ये डेफिनेशन पूछता है और बहुत सारे बच्चे ना गड़बड़ करके आते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। एग्जाम में पूछ रहा है यार साहब एक बात बताओ, 1 एम्पियर कितना होता है। तो आपने कहा वेरी सिंपल, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलाम अपॉन 1 सेकंड। लैंग्वेज में कैसे लिखोगे। तो आपने कहा भाई साहब आप यूं मान लो एक वायर है आपके पास में, उस वायर में से एक पॉइंट है, कोई आपके पास में एक पॉइंट, उस पॉइंट में से 1 कुलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। 1 कुलाम चार्ज मतलब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से 1 सेकंड में अगर फ्लो करें तो हम बोलेंगे कि वो जो करंट उस तार में बह रही है ना वो कितनी है, 1 एम्पियर करंट है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक बहुत सिंपल है। 1 एम्पियर बराबर 1 कुलाम अपॉन सेकंड, यही अपन ने डेफिनेशन में लिखा है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कुलाम ऑफ चार्ज पर सेकंड, दैट इज 1 कुलाम अपॉन 1 सेकंड। इसको बोल देंगे 1 एम्पियर। तो करंट का हमारे पास में क्या हो गया, यूनिट एम्पियर। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ रटना नहीं है, समझना है मेरे दोस्त, मजा आएगा। आप देखोगे ना अपने घरों पे स्विचेस होते हैं, हमारे घरों पे बटन होता है ना, तो जो एसी के लिए बटन होता है या जो पानी की मोटर के लिए बटन होता है उस पे लिखा हुआ होता है 5A 3A 7A 12A। ए क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वो जो बटन है ना वो 12 एम्पियर करंट सपोर्ट कर सकता है, ऐसा लिखा रहता है उधर। वो टूटेगा नहीं, वो खराब नहीं होगा, इतना ज्यादा करंट आ जाएगा तो। बाकी हमारे घर पे तो सारी चीजें लगभग 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर पे काम करती है। वो जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना फिर वो ज्यादा एम्पियर पे काम करती है, उनको ज्यादा करंट चाहिए होती है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट, कोई जो सर्किट है उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है, उसको नापने के लिए हमारे पास में एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर, AMMETER। तो ये एक एमीटर का टिपिकल फोटो है। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसी एमीटर से करेंगे, तो ये आपके स्कूल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे देखो इसमें क्या होता है, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। तो जो भी करंट बह रही है ना उसका प्लस वाला यहां जोड़ दो और माइनस वाला यहां जोड़ दो और सर्किट तो पूरा बंद रहेगा ही। तो इसमें से करंट आपको दिखा देगा कि कितना एम्पियर है, 1 2 3 4, ऐसा ही आपको बता देगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे है हमारे पास में इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो
मशीन आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ, इतना सा ही होता है एमीटर, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये सीरीज क्या भला है, थोड़ी सी देर रुक जाओ, सीरीज आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या चीज होती है, समझेंगे इसको आगे अपन। अब देखो यहाँ पर ये हालत रहती है, माता पिता की बैटरी ऐसे रहती है, टीचर की भी जो बैटरी है ना क्लासरूम में ऐसे हो जाती है, बच्चों की बैटरी ऐसे होती है। मेरी एक स्टूडेंट थी, मेरे को कहती है 7th की थी वो, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो कहती है सर आप मेरे को पढ़ा रहे हो कि अर्थ ऐसे घूम रही है, स्पेस में घूम रही है, तो अर्थ गिर क्यों नहीं जाती नीचे। अब मैं क्या समझाऊं उसको समझ रहे इस बात को। बच्चों के क्वेश्चंस बड़े बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, सर सन को किसने बनाया, अब क्या जवाब दें। ऐसे ही घर पे भी बच्चों के क्वेश्चन होते होंगे कि सर मम्मी ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट वरंट कैसे घर पे कैसे बना हुआ है, ये क्या 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 मतलब कैसे जुड़ रखा है सब कुछ। घर वाले बोले अरे बेटा तू फोन ही चला, तू बेटा ले तू फोन चला तो हम बताएंगे आपको सब कुछ, उसकी टेंशन मत लो। वैसा ही क्वेश्चन क्या है हमारे पास में यहाँ पर, सर करंट तो सी से होता है, इलेक्ट्रिक ई से होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से क्यों डोनेट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से एक स्टूडेंट ने, तो मैंने डाल ही दिया यहाँ पे, मगर देख लो आई को क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके पीछे एक रीजन है कि ना ओल्ड फ्रेंच में एक फ्रेज है, एक लाइन है, वो क्या है देखो, इंटेस्टे ड्यू कोरंथ, या जो भी इसको पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं इसका मतलब होता है करंट इंटेंसिटी। तो करंट को पहले करंट नहीं बोला जाता था पहले के जमाने में, जब उस पर रिसर्च चल रही थी तो पीपल वुड कॉल इट इंटेस्टे दू करंट उनके वहां पे, कि भाई करंट की इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो आई फिर उस इंटेंसिटी से आया है, और आज फिर हम लोग सिंपली जो करंट इंटेंसिटी है ना उसको हम लोग सिंपल करंट बोलते हैं, दैट्स इट, या इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लोग कह रहे हैं। तो ये चलते हैं अब अपन आगे। अब हमारे पास में थोड़ा सा और हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट, कि भैया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे चारों तरफ हर चीज में सर्किट्स हैं। जैसे ये आपने देखा है ना, स्मार्ट बोर्ड है, तो इसके अंदर कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर में आपने देखा होगा ना ग्रीन कलर की ऐसे प्लेट रहती है, उसमें वो सिल्वर कलर के काफ़ी कुछ ऐसे लगे रहते हैं, फिर उसमें सर्किट्स बने रहते हैं, इधर इधर जुड़ा रहता है। फ़ोन में भी होते हैं सर्किट्स। या अगर बचपन में खेला खेली किया हो तुमने, वो अपन क्या करते हैं, सेल होता है ना अपने पास, बाहर से जो मिलता है एवरीडे और नोविनो निप्पो और ऐसे अलग अलग कंपनी का 10-10 रुपये का सेल मिलता है। तो अपन हम क्या करते थे बचपन में, जब छोटे थे, मतलब बचपन में तो खैर सभी छोटे होते हैं, हम जब छोटे थे तो क्या करते थे, अपनी साइकिल होती थी ना, छोटी सी साइकिल थी मेरे पास एक 5th-6th स्टैंडर्ड में या उससे भी पहले, तो हम क्या करते थे उसके आगे है ना हेडलाइट बनाते थे खुद से, एक बल्ब लाते थे 1 रुपये का, और वो सेल लाते थे और उसको है ना ऐसे टेप से चिपका देते थे, और ऐसा कुछ सिस्टम कर देते थे कि रात को एक वायर जब हम टच करते थे ना, तो वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है या कभी लाइट जाती तो हम उसको जला के चलाते थे साइकिल। तो वो एक सर्किट है, आपने एक बैटरी ली, आपने एक वायर लिया, आपने जो है उसमें वो बल्ब जोड़ा, फिर वो वायर को वापस जोड़ दिया आपने, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सर्किट। तो हमें वही समझना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। हमारे घर में वायर जुड़े हुए हैं पूरे, दीज आर मेकिंग अ सर्किट। तो सर्किट क्या है, कैसे काम करता है, वो हमें समझना है हमारी क्लास में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले आप ये याद रखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई करंट बह रही है तो ऐसा होना चाहिए कि कंटिन्यूअस बहे, जैसे मान लो तार से गई, बटन में गई, बटन से फिर कैमरा में चली गई, कैमरा से बाहर आई, फिर पता चल माइक में चली गई, फिर माइक से बाहर आई, तो फिर वापस से गई, मतलब वो फिर वापस से ना एक सर्किट, एक तो कंटिन्यूअस चलना चाहिए करंट जो है, और क्लोज्ड होना चाहिए। अभी अपन बनाएंगे, समझेंगे कि क्लोज का मतलब क्या है। मान लो आपने पूरा सर्किट बना दिया, कंटिन्यूअस भी है, लेकिन एक जगह पर कहीं वो तार टच नहीं कर रही, बंद नहीं है वो सर्किट, तो क्या होगा, करंट जो है फ्लो उसमें से नहीं कर पाएगी। तो सर्किट क्या है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम लोग सर्किट बोल रहे हैं। कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो देखते हैं अपन। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो सेल हो सकता है, बैटरी, सेल और बैटरी में थोड़ा डिफरेंस होता है, अभी अपन देखेंगे। प्लग की हो सकती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसमें अलग अलग, जैसे अपने घर पे कूलर होता है, एसी होता है, पानी का मोटर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ग्राइंडर होता है, मिक्सर होता है, जूसर होता है, टमाटर होता है टमाटर नहीं होता, कंट्रोल, खूब सारी चीजें ना, फोन का चार्जर है, लैपटॉप है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये सब किस में आते हैं, एक सर्किट के ही कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और कनेक्टिंग वायर्स तो होती है, बिना वायर्स के तो आप इनको कनेक्ट कर ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ये पंखे उनके सब कुछ आ जाते हैं उसमें। अब बढ़ते हैं अपन आगे, तो हमें क्या समझना है अब कि सेल क्या है, बैटरी क्या है। अच्छा चलो देख ही लो, ये है एक सेल,
ये है एक सेल। सेल जब ऐसे खूब सारे सेल को हम जोड़ के करते हैं ना, हमने किया ऐसा, वो क्या, हम लोग जब बल्ब जलाते थे बचपन में तो एक सेल से जब हम उसको जलाते थे तो लाइट कम आती थी थोड़ी, तो हम फिर उसमें 2 लगाते थे, फिर हम उसमें 3 भी लगा के देखते थे, तेज चलता था फिर वो। तो 3 ऐसे जोड़ सकते हो आप, है ना, प्लस माइनस जुड़ जाते हैं। तो ये एक को तो सेल कहते हैं, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है हमारे पास में तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। ये फर्क होता है छोटा सा। फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जैसे प्लग की लिखा है अपन ने यहाँ पे, तो की हमारे पास में बटन होते हैं ना, स्विच होते हैं घर पे, देखो ऐसा। ये तो खैर ऐसे कलरफुल दिख रहा है आपको, कार्टून वाला इमेज है, लेकिन अपने घर पे नहीं, व्हाइट कलर का स्विच होता है, ऑन ऑफ करते हैं अपन, पंखा चला, टक 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 टक, तो ये कह रहा है ये बंद है अभी, ये टक करोगे तो ये चालू हो गया, अभी ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। तो ये ऐसे हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अब चलो यार, बात ये हो रही है कि हमें कॉपी में बनाने हैं, तो कॉपी में हम इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स नहीं बना सकते, हमें सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में हम इनको ड्रॉ करना सीखेंगे ताकि हम समझ सकें कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा सिंबल्स में प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ेगी कि क्या क्या सिंबल्स हैं हमारे पास में। तो आप अपनी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, रबड़ उठाओ, और मेरे साथ साथ में ड्रॉ करना चालू कर दो। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मजा आपको आने वाला है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल ड्रॉ कर रहे हैं। तो सेल अभी देखा था आपने वो कैसा आता है, लेकिन हम ऐसा नहीं बनाते, हम ऐसा बनाते हैं कॉपी में, ऐसे और ऐसे। ये वाला सिरा प्लस होता है और ये वाला जो छोटा वाला हमारे पास में एंड बना रहे हैं हम लोग, दैट इज माइनस। बड़ा वाला लाइन प्लस को डिनोट करता है, छोटा वाला माइनस को। बाकी अपने घर पे जो सेल लाते हैं अपन 10 रुपए का, उसमें जो टोपी होती है वो प्लस होता है, जहां फ्लैट होता है वो माइनस होता है, लिखा हुआ भी रहता है उस पर। तो ये सेल का एक सिंबल है। फिर उसके बाद अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अभी मैंने आपको बताया था, सेल्स को जब आप साथ में जोड़ देते हो ना तो दैट बिकम्स अ बैटरी। तो बैटरी को कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल है भाई, प्लस होगा फिर माइनस होगा, इस माइनस से दूसरे सेल का प्लस जुड़ा होगा, फिर माइनस होगा, फिर तीसरा अगर जुड़ा है तो उसका प्लस होगा, माइनस होगा, फिर आगे। तो मान लो 3 ही हमने जोड़े हैं यहां पे, तो होगा क्या, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब ये बात आप ध्यान रखना, ये सिरा, एक सिरा हमेशा प्लस होगा और लास्ट वाला जो दूसरा सिरा है वो हमेशा माइनस होगा। उल्टा बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कोई सोचे कि सर अगर ऐसे बना दे तो, ठीक है, कि सर ऐसे बना दें अगर हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा भी बना सकते हो, माइनस इस तरफ प्लस उस तरफ। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला सिरा है ना वो ऑपोजिट होगा, एक तरफ माइनस होगा एक तरफ प्लस होगा। ऑब्वियस सी बात है वाली, बहुत ज्यादा सिंपल, इजंट इट। तीसरा है हमारे पास में प्लग की और स्विच। देखो क्या है, खटको बोला ही ना आप मारवाड़ी यूजिंग, हाँ राजस्थान में रहते हैं ना, तो वी आर यूजिंग मारवाड़ी। अच्छा, तो खटका जो है ना, की जो है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसी होती है। हम इसके 2 डायग्राम्स बनाते हैं। एक तो ये होता है, ठीक है, ये ओपन है, या इसका एक और डायग्राम होता है हमारे पास में इस तरह से। आजकल बुक्स में यही वाला यूज होता है। मैं आपको ये की दिखा भी देता हूं कैसे होती है। तो देखो, ये है कि अपन जो एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज करने वाले हैं। आप देखोगे ना, यहां पर मैं इसका आपको क्लोज फोटो भी दिखा रहा हूं ताकि और आपको साफ दिखे कि यहां पर एक, ये हमारे पास में तार जोड़ने के लिए एक एंड यहां पर होता है, एज, और एक एज यहां पर होता है। आप नोटिस करोगे कि इसके बीच में ना ये कंडक्टर है, ये जो लगा हुआ है ना, ये लोहा हुआ है, जो भी है कॉपर है, इसके बीच में खाली है, बीच में स्पेस है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक तार यहां से आ रहा होगा और एक तार जो है यहां से आ रहा होगा और सर्किट पूरा हो रखा होगा। लेकिन अब ये ना पूरा नहीं है बीच में से, तो करंट तो इसमें से नहीं बहेगी। तो ये ओपन है, मतलब इसका ओपन का मतलब क्या है कि करंट नहीं बह रही है इसमें से, अभी सर्किट पूरा नहीं हो रखा है। समझ में आई आपको वाली बात। अब इसके आगे अभी देखो मैं आपको समझाता हूं कि इसमें ना अपने को एक और अपने पास में प्लग की बनाना होता है, जो कि क्या है, क्लोज्ड। अच्छा, क्लोज्ड का मतलब होता है यहां पर इस तरह से, बीच में एक डॉट बना देते हैं मोटा सा। क्यों बना रहे हैं समझना, कि है ना, इसको पूरा करना है अब अपने को सर्किट को। तो की में ये चीज एक साथ आती है हमारे, इसके ये चीज देखो आप, ठीक है। तो ये जो बीच का है ना, ये कॉपर का बना हुआ है, ऊपर प्लास्टिक है ताकि हमें करंट ना लगे। तो इसको जब हम इसके बीच में ऐसे डाल देंगे तो क्या होगा, यहां से जो करंट आ रही थी अभी वो ब्रेक हो रखा था, तो वो अब उसमें से फ्लो करने लग जाएगी। समझ में आपको ये बात, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये प्रैक्टिकल के लिए अपन टिपिकल यूज करते हैं, और बाकी तो अपने घर पे तो खटके होते हैं, उनका मैकेनिज्म कैसे होता है वो 13 चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा।
या इसको है ना पुरानी बुक्स में ऐसे भी बनाया जाता है इस तरह से, तो ये तो ओपन है, अब इसको क्लोज करना है तो ऐसे जोड़ देते हैं। लेकिन आजकल आपको सारी बुक्स में ऐसा ही मिलेगा, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही डायग्राम मिलेगा। फिर है एक वायर जॉइंट। वायर जॉइंट बहुत सिंपल सी बात है, अपन करते ही है ना, दो तार छीलते हैं, अपन को ऐसे दांत से, यहाँ दांत से तुम मछलियाँ करो, मेरे तो दांत दुख जाता है, उससे उससे प्लास से छीलते हैं, या फिर वो जला करके मैं अलग करता था उनके ऊपर का इंसुलेशन, फिर ऐसे जोड़ते हैं। तो दो तार जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर तार के जोड़ने को हम कैसे दिखाते हैं वायर जॉइंट को। मान लो एक वायर आ रहा है, ये दूसरा वायर आ रहा है, ये यहाँ जुड़ रहे हैं, तो ऐसे एक गोला सा ऐसा ड्राइंग कर देते हैं। दिस इज अ वायर जॉइंट। व्हाट इज दिस? अ वायर जॉइंट। समझ में आई आपको? बहुत सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल तो अपन करते ही हैं। वायर क्रॉसिंग। अब मान लो क्या है, ये वायर है, यूं जा रहा है, इसके ऊपर से मान लो एक और वायर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब ये ना एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं है, बस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे तो होता ना, खूब सारे तार पड़े रहते हैं, अब वो उसके ऊपर से खाली जा रहा है, जुड़ा हुआ नहीं है वो। तो उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करें? तो एक क्रॉस सेक्शन या जो है क्रॉसिंग जो है वायर की, हम कैसे दिखाते हैं, देखो मान लो एक वायर जा रहा है, ये इसके ऊपर से जाने वाला दूसरा वायर है, इसको जंप करा देते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि ये दो वायर्स आ रहे हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, क्रॉस कर रहे हैं खाली एक दूसरे को, करंट एक्सचेंज नहीं होगी इनमें, बस इतनी सी बात है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब बल्ब तो यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अपन कैसे बनाएंगे? तो हम लोग बल्ब देखो कैसे बनाते हैं, सिंबल के फॉर्म में इस तरह से। ये बल्ब बना दिया अपन ने, जला हुआ होता ना तो ऐसे भी कर देते हैं इसको, टिचक टिचक जला हुआ है, डैश डैश मत करो, बोले बंद बड़ा है। खैर ये ऐसा होता नहीं बुक्स में, मैं आपको ये बता रहा हूँ। या फिर है ना, बल्ब का एक और भी सिंबल होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये बनाना प्रेफर नहीं करते बच्चे, लेकिन चलो मैं तो आपको बता ही देता हूँ। ऐसे, और इसमें ना आप नोटिस करोगे तो एक तो नीचे होता है और एक यहाँ पर होता है वायर का, और ये ऊपर हमारा बल्ब कुछ ऐसे है जिसमें अंदर ये फिलामेंट होता है इस तरह से। तो एक वायर यहाँ से निकलती है और एक वायर यहाँ से निकलती है। तो इस तरह से भी बल्ब का सिंबल बनाया जाता है बुक्स में, लेकिन क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये ज़्यादा आसान है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर दिस, और हमारी बुक्स में भी यही बनाते रहता है। तो बस ये सिंबल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, ड्रॉ करने हैं। मैं हट रहा हूँ, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, ड्रॉ करो, फिर आगे बढ़ो। दो तीन बस सिंबल्स और हैं, बस होने ही वाले हैं। एक है हमारे पास में रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस आर, रजिस्टर या रेजिस्टेंस। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। फिर इसके बाद है हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है, रिहोस्टेट रेजिस्टेंस को बदलता है। चलो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ। हर एक कंडक्टर में एक प्रॉब्लम होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, बहने नहीं देता। एक मतलब एक उनका क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कहते हैं यार हम करंट को बहने नहीं देंगे, रोक देते हैं, जो चार्ज है उसको फ्लो करने से रोकते हैं, उसको अपोज करते हैं। तो वो अपोज करने वाली जो चीज़ है ना, वो रेजिस्टेंस होती है। सिमिलरली वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। तो ये इसको कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, वेरिएबल ऐसा निशान। इसका एक और सिंबल होता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और ये इस तरह से एक एरो होता है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं। ये डिवाइस कैसा होता है ये मैं आपको अभी थोड़े टाइम में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। एमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय एन एमीटर? एमीटर क्या है, देखो हमने अभी भी समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक हमारे पास में डिवाइस है, उसको एमीटर बोलते हैं। फोटो दिखाया था मैंने आपको। ये एमीटर कहाँ लगा होता है, आप कभी है ना गेहूं पिसवाने अगर गए हो, चक्की पे गए हो, आटा चक्की पे, फ्लोर मिल जिसको अपन बोलते हैं, तो वहां पे आप देखोगे ना, वो ऐसा बड़ा मशीन होता है चक्की का उनका, फिर इधर बड़ा बड़ा ऐसे लाइट के बोर्ड होते हैं, उसमें एक में ए लिखा हुआ होता है और एक में वी लिखा हुआ होता है। तो जो ए लिखा हुआ है ना वो एमीटर है, दरअसल वो ये बता रहा है करंट कितना आ रहा है। समझ में आई? तो वो क्या है एमीटर। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, सिंपल है, ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे, इसमें ए लिख देंगे बीच में और ये लाइन वापस खींच देंगे। इसका एक सिरा प्लस होता है और एक सिरा माइनस होता है, वो दिखाया था मैंने आपको, वेरी सिंपल। और लास्ट है हमारे पास में यहाँ पर वोल्ट मीटर, 11th। वोल्ट मीटर क्या होता है, आपने सुना है, ये अपना आगे का टॉपिक होने वाला है, वोल्टेज। कितना वोल्टेज आ रहा है, लगा 440 वोल्ट का झटका, गाने भी बना देते हैं इस पर। तो ये वोल्टेज क्या चीज है ये अपन करेंगे आगे डिस्कस,
लेकिन वोल्टेज के कारण करंट बह रही है, अभी ये ध्यान रखो। और वोल्टेज को नापने के लिए हमारे पास में क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। जैसे अमीटर करंट को नापता है, वैसे ही वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को नापता है। तो ये जो वोल्ट मीटर है इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, V लिख देते हैं, और सिमिलर इसमें भी एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप क्लियर। अब देखो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट, एक टिपिकल सर्किट अपन ड्रॉ करना सीख लेते हैं जिसमें ये सारी चीजें जो हमने बनाई है ना ये रहेंगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज का और भी मतलब बताऊंगा कि सीरीज का क्या मतलब था जो पहले आया था। दरअसल सीरीज का मतलब तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पैरेलल का मतलब भी समझो। तो सीरीज और पैरेलल हम यहाँ पर साथ में समझने वाले हैं। दरअसल ये जो हमने पीछे पढ़ा था ना अभी, एमीटर और वोल्ट मीटर, इसको हम लोग एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं और ये जो वोल्ट मीटर है इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। अभी समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो एक सर्किट बनाते हैं अपन, मान लो ये तार लिया अपन ने, इस तार में एक बटन लगा दिया। ये सर्किट ऐसा अपन बनाकर देखेंगे बाद में। फिर इसमें आगे हमने बैटरी लगा दी, तो ये प्लस, ऐसे बैटरी लगा दी अपन ने, ये प्लस ये माइनस। अब हमने क्या लगाया, यहां पर मान लो एक बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब जलेगा भी, अभी जैसे तार जोड़ेंगे तो जलेगा। फिर ये बल्ब बन गया, ये हो गया, बैटरी बन गई, की बन गई। अब इसके बाद हम इसमें और भी चीजें जोड़ रहे हैं। जैसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इसमें से, इस सर्किट में से करंट कितनी बह रही है, तो इसमें एमीटर को हमने जोड़ दिया। इसमें हम ना रेजिस्टेंस भी फ्लो करा देते हैं, मतलब रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, ताकि हम करंट को एक मायने में कंट्रोल अगर करना चाहें तो कर सकें। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। तो ये एक रेजिस्टेंस R लगा दिया, ये एक बल्ब लगा दिया हमने, एमीटर लगा दिया। अब एमीटर का जो प्लस वाला सिरा है ना, वो देखो प्लस से जुड़ा हुआ होना चाहिए इधर, इस तरह से। ये माइनस वाला माइनस से जुड़ा हुआ होगा। और हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस बल्ब के लिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या वोल्टेज कितना है। तो हम लोग यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब समझना इस बात को, अब आपको सीरीज और पैरेलल का समझ में आएगा कंसेप्ट क्या है। इस सर्किट में सब कुछ सीरीज में जुड़ा हुआ है एक्सेप्ट ओनली वन थिंग, जो अलग ही दिख रहा है, ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये नाप के बताता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये वोल्टेज और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका थोड़ा दिमाग खराब कर रहा होगा। अब भी आप केवल ये समझो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर कोई चीज जुड़ी हुई है तो दैट इज सीरीज, और अगर कोई चीज अलग से ही सामने की तरफ जोड़ा है उसको अपन ने, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाना होता है, और जो हमारा एमीटर है उसको हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बुक में भी ऐसा एक सिमिलर डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट दैट इज नॉट एन इशू। हमें और भी बनाने होंगे फ्यूचर में ऐसे डायग्राम्स। अब थोड़े से अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं और आज के इस चैप्टर को अपन रेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है आपकी बुक का। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमें देना, हमें वो लिख लेनी चाहिए। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट को किससे लिखते हैं, आई से। 0.5 एम्पियर, एम्पियर उसका यूनिट है, हमने समझा था। ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में वो कितनी देर के लिए बह रही है, 10 मिनट्स के लिए। टाइम हमें दे रखा है कितना, 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमें से पूछा गया है। सो व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, हमने देखा है कि I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T, ऐसे लिखते हैं ना अपन, बिकॉज I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T, दैट इज वाई। ये जो सिंबल है ये दैट इज वाई का सिंबल है, डॉट्स में भी छोटे दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो हम यहां से लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू T, वहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दिस बिकम्स I मल्टीप्लाई बाय T। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको नीचे ही करना है, मैं यहां पर कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है मेरे पास। तो आप लिखोगे आगे Q इज इक्वल्स टू I कितना है हमारे पास में 0.5 एम्पियर, और मल्टीप्लाई करोगे आप इसको T से, तो T है आपके पास में 10 मिनट्स, और आप लिखोगे 5 को 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास में, और Q का यूनिट होता है कूलाम, और आप लिखोगे आंसर, और आपके जो टीचर है आपके आके पीठ पे थपाक करेंगे, बोलेंगे गलत किया है, गलत।
गलत गलत का भंडारा, आगे पीछे डंडा का, ऐसा हम बचपन में बोलते थे। अब आप बोलते हो कि नहीं बोलते, डोंट नो। अच्छा, क्या गलती है यहाँ पे? मैंने आपको बोला था कि जो टाइम है उसकी हमें जो यूनिट लेनी है वो ऐसा ही यूनिट होनी चाहिए, एंड दैट इज सेकेंड नॉट मिनट। तो पहले हमें इस टाइम को मिनट्स में जो दे रखा है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। ये मिस्टेक मैंने जानबूझ के आपको करके दिखाई है और अब मैं आपको सही करके दिखा रहा हूं, सो दैट आपको ये ध्यान रहे कि क्या गलत होता है, क्या नहीं करना है, क्या सही होता है और कैसे करना है। तो देखो क्या होगा अब हमारे पास में, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, Q इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स है ना, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, एवरीवन नोस। तो 10 मिनट में कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 60। भाई 2 में कितना होगा, 60 प्लस 60 120, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 120। 3 में कितना होगा, 180। 4 में कितना होगा, फिर और मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यहां पर कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, और यहां पर ये एम्पेयर में है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाता है, 600 सेकेंड्स। एक जीरो से पॉइंट हटा सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 60, और 5 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है 300। और हमारे पास में Q का जो यूनिट है वो क्या है यहाँ पर, कुलाम। ये आपको अच्छे से याद होगा, लास्ट में आप यहाँ लिखोगे कि दिस इज आवर आंसर Q, ऐसे लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट, और ये जो है हमारा आंसर है। इस तरह से एग्जाम में हमें करना होता है, लास्ट में हमें लिखना होता है दिस इज दी आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? ये हमारे पेज नंबर 200 के वो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। तो वो देख रहे हैं अपन, 3 ही है छोटे छोटे से क्वेश्चंस। तो देखो इससे इन्हें क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है, तो ये एक DIY है, डू इट योरसेल्फ। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो भी समझे थे, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट अब आपको ड्रॉ करना भी आता है। तो आपको खुद से इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट को डिफाइन कीजिए। तो ये भी हमारा पॉइंट हमने मेंशन किया है करंट जब हम पढ़ रहे थे। तो दी ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, विच इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट, कह लो साइंटिस्ट, आंद्रे मैरी एम्पियर। एंड 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो ये हमने ऐसा डिफाइन कर रखा है, isn't it? और अगर इसको में हमें ये डिफाइन करना हो व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, तो वील से कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम फ्रॉम अ पॉइंट, देन वी कॉल दैट करंट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ऐसा भी आप लोग से पूछा जा सकता है और आपको बताना हो सकता है कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन आप लोग दीजिए। तो आई होप आप इसको भी कर लोगे। नाउ देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रखेंगे अपन इस लेक्चर का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट डज दिस से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। अच्छा, ये मैंने आपको बोला था ना, अभी अपन पढ़ रहे थे कि 1 कूलम्ब का मतलब होता है 6.1 इंटू 10 की पावर 18, 6.2 इंटू 10 की पावर 18। तो वो कैसे, हाउ, तो वो अपन समझ रहे हैं, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पर अच्छे से। हमें एक चीज़ पता होगी, हमने याद किया है 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम हियर, मैं आपका हेल्प करने वाला हूँ। राहुल सचवानी, प्यार से मेरे को लोग राहुल बुलाते हैं, गुस्से से मेरे को कोई कुछ बुलाता नहीं है, तुम इधर ध्यान दो। क्या कह रहे हैं हम लोग कि भैया इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस पर कितना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर, तो हमें पता है दिस इज अराउंड 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम्ब। अब ये एक साइंटिस्ट ने निकाला था, केमिस्ट भी थे वो साइंटिस्ट, बड़े फेमस थे। 11th-12th में आपको उनके बारे में थोड़ा पढ़ने को मिलेगा कि सर ये चार्ज उनको कैसे पता चला कि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और फिर वो इस कंक्लूजन पर आए थे। तो वो तो खैर आप देखते रहना इन फ्यूचर, बट अभी हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अब जो एक चीज हमें समझनी है वो क्या समझनी है, चार्ज का इससे छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल है। अब आप इसके और टुकड़े नहीं कर सकते।
वैसे अभी आप बोलोगे सर हमने गॉड पार्टिकल पे फिल्म भी देख ली है, हमने तो ये भी देख लिया, हमने वो तो हिग्स बोसोन वगैरह हमने सब कुछ सुना है। अभी अभी उस सबको छोड़ो, अभी ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट है, इसके और ज़्यादा फर्दर अपन टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जितना चार्ज है ना उसका हमेशा दुगना होगा, 3 गुना होगा, ट्रिपल होगा, 10 टाइम्स होगा, 100 टाइम्स होगा, लाख टाइम्स होगा। इसका कभी आधा नहीं हो सकता, या इसका कभी 1.5 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा एक आधा है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो है ये होल नंबर्स में होंगे, पूरे होंगे। आई बात आपको समझ में? अब 2 बैठेंगे तो डबल चार्ज हो जाएगा, 3 बैठेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, 1 करोड़ बैठेंगे तो 1 करोड़ टाइम्स जो है ये चीज हो जाएगी, ये चार्ज इतना सारा वहां पर हो जाएगा। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं, दैट इज क्यू। क्यू क्या है? टोटल चार्ज, इज इक्वल टू एन ई। तो ई करना है यहां पर, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर। एन क्या है यहां पर ये समझो, हियर एन इज इक्वल्स टू, विल से नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ब्ला 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 ब्ला। अच्छा जीरो क्यों नहीं ले रहे? होल नंबर्स में जीरो भी होता है, तो जीरो तो क्या चार्ज खत्म हो जाएगा चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है यहाँ पे, तो ले लो वाली, कोई क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का कितना टाइम्स, एक इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते ना, 2 हो सकता है, 4, 3 हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, तो n की जगह कोई ना कोई नंबर होगा बस। तो टोटल चार्ज किसी भी चीज पर अगर अपने को निकालना है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। बस ये चीज आपको कहना मैं चाह रहा हूं। तो अब यहां पर ध्यान दो, इसी फॉर्मूला को अपन काम में ले रहे हैं। तो Q हमारे पास क्वेश्चन में कितना है? 1 कूलाम। हमसे क्या पूछा है? 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। दैट इज वाई क्या N इज इक्वल टू Q अपॉन E। उस फॉर्मूला को देख लो आप। तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट N इज इक्वल्स टू Q कितना है हमारे पास में? 1 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलाम। अब ध्यान देना, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कुलाम से कुलाम कैंसिल, यूनिट से यूनिट कैंसिल। मतलब हम एक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने, 5 10 15 20 30, वहां पर हमारे को कोई यूनिट की जरूरत ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब करते हैं, देखो इसको आगे क्या होगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग नीचे नीचे कंटिन्यू करना उसको। तो n इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं बंद कर देता हूं यहां पर, आप कहीं लिख लेना इसको नीचे इसी के। n इज इक्वल्स टू, अब ये मैं 10 की पावर ऊपर ला सकता हूं, ये अपने सीखा है बचपन में कि अगर माइनस में पावर है तो वो ऊपर आकर के प्लस में हो जाती है मेरे दोस्त, और नीचे बचेगा हमारे पास में 1.6। इसको सॉल्व कैसे करें? अब यहाँ पर बड़ी दुविधा रहती है बच्चों को कि सर कैसे हमारी गणित लिमिटेड है सर, क्या कर रहे हो आप? तो चलो देखो, n इज इक्वल्स टू हम यूं कर सकते हैं ना, पहले तो मैं नीचे से पॉइंट हटा रहा हूं। अगर मैं नीचे से पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर एक और जीरो ऐड हो जाता है, तो ऊपर मेरे पास में क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 1.6। अब आप ध्यान से देखना, इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना, ये जो भी मैं लाइंस लिख रहा हूं ना ऐसे वाले एरो के बाद में, वो आपको एक के नीचे एक लिखनी है, आपको सामने नहीं लिखनी, सामने मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूं। तो देखो यहां पर, इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 20। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? अच्छा, ये पॉइंट हट चुका है, एक चीज मैं आपको ध्यान से बता दूं, अभी हम लोग ना पॉइंट हटा चुके थे, ऊपर एक जीरो ऐड कर दिया था हमने, तो पॉइंट नहीं है अब हमारे पास में। 1/16 है, तो 16 को मैं यूं कर सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, n इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18। क्या मतलब है? मैंने दो जीरोज 10 की पावर 20 में से अलग कर लिया, 100 को अलग निकाल लिया और 10 की पावर 18 करके लिख दिया उसको। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि मैं 16 का डिवाइड 100 में इजीली दे सकता हूं। तो 16 हमारे को पता है 5 टाइम्स 80 होता है और 6 टाइम 96 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, 4 बचेगा, वहां पे पॉइंट लगा दूंगा तो 0 लग जाएगा, तो 40 हो जाएगा। और 16 के टेबल में 40 तो नहीं आता, बट 2 टाइम्स कितना होता है हमारे पास? 32 होता है, फिर 8 बचेगा, 0 लगेगा, तो अगेन 5 टाइम्स अगर आप डिवाइड दोगे तो 16.25 आपके पास में आंसर आएगा। और आपका आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर फाइनली? n इज इक्वल्स टू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 18। ठीक है,
ये हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, कुछ एक बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका मतलब तो बताओ। बोला देख बेटा बहुत आसान है, एक बाल्टी ले, बाल्टी उसमें इलेक्ट्रॉन डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डालने हैं? 6 2 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने। कितने? क्या? कितना? अरब खरब? क्या बोलते हैं इसको आगे, मेरे को नहीं आता आगे गिनती। अब आपका जो मैथमेटिक्स वाले टीचर हैं आप उनसे पूछो कि साहब ये कितना है, तो इसको इतना जीरो लिखते तो परेशान हो जाते ना। तो दैट इज वाई इसको ऐसा लिखते हैं अपन, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इज आवर आंसर। बोलो जय श्री राम। आज के लेक्चर में आपको आया होगा बहुत ज़्यादा मजा, ऐसा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप वो हमसे पूछ सकते हो, कॉमेंट्स में लिख सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और भी दोस्तों के साथ में। इतना अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा है तो औरों को भी क्यों ना आए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय बाय।